नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की अकाउंटिंग किस तरीके से होती है वो देखना है। उससे पहले ये देखना है कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स है कौन से। एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो बॉन्ड की बात हो रही है ये एक लायबिलिटी है, ये बॉन्ड प्राइस बॉन्ड की बात नहीं हो रही। What is a bond? When companies need large amount of money, they either issue shares or bonds. जब भी कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी या तो लोन लेती है, लेकिन जब पैसे इतने ज़्यादा हों कि लोन से पूरे ना हो रहे हों तो कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है। लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन दो होते हैं कि या तो शेयर इशू करे या तो फिर बॉन्ड्स पेबल इशू करे, एक लायबिलिटी। तो या तो शेयर इशू करके कंपनी पैसे ले लेती है या तो फिर बॉन्ड्स इशू करके कंपनी अपना कैपिटल जनरेट करती है। द इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स पेबल, नाम से पता चल रहा है कि एक लायबिलिटी है। इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स पेबल इज अ टेक्निक फॉर स्प्लिटिंग लार्ज अमाउंट इनटू मैनी ट्रांसफरेबल यूनिट्स कॉल्ड बॉन्ड्स। तो कंपनी को एक बड़ी अमाउंट की ज़रूरत है जिसको वो किसी एक इंसान से नहीं ले सकती, उसके लिए कंपनी उसको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक डाउन कर देती है जिनको बॉन्ड्स कहा जाता है, और एज अ लायबिलिटी इनको इशू कर देती है। लायबिलिटी किसके लिए है? कंपनी के लिए है कि आज अगर आपकी कंपनी बॉन्ड पेबल इशू कर रही है तो फ्यूचर में जैसे आम लायबिलिटी होती है पैसे दे देते हैं, पे कर देते हैं, तो इसी तरह ये पैसे भी जो कंपनी ले रही होती है ये वापस दे के अपने बॉन्ड वापस ले लेती है उन लोगों को जिन्होंने कंपनी को पैसे दे के बॉन्ड्स खरीदे होते हैं। ईच बॉन्ड रिप्रेजेंट्स अ लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बियरिंग नोट पेबल। तो हर एक बॉन्ड जो है वो एक नोट पेबल को शो कर रहा होता है जिसमें उसकी अमाउंट, इंटरेस्ट रेट्स और टाइम पीरियड वो सब कुछ क्लियरली मेंशन होता है। The bonds are sold to investing public, enabling many different investors to participate in the loan. तो ये एक तरह का लोन ही है, यानी कि कंपनी एक लोन लेना चाह रही है और उसके बदले में वो नोट पेबल की जगह बॉन्ड पेबल इशू कर रही है उन लोगों को जो कंपनी से ये बॉन्ड खरीद के उसको पैसे दे देते हैं। यूजुअली बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म नोट्स मैच्योरिंग इन 30 और 40 ईयर्स। नॉर्मली जो टाइम पीरियड होता है बॉन्ड्स का वो 30 to 40 ईयर्स होता है, इसलिए ये लॉन्ग टर्म नोट पेबल कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। द फ्यूचर डेट ऑन विच योर बॉन्ड पीरियड विल बी ओवर इज़ नोन एज मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट वो टाइम पीरियड होता है जितने अरसे तक के लिए बॉन्ड इशू किया जाए। जैसे अगर 30 साल है तो बॉन्ड की मेच्योरिटी पीरियड जो है 30 ईयर्स होगी। बॉन्ड्स आर ट्रांसफरेबल, बॉन्ड्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इंडिविजुअल बॉन्ड होल्डर्स कैन सेल देयर बॉन्ड्स एनी टाइम टू अदर इन्वेस्टर्स। जिसने बॉन्ड रिसीव किया है, परचेज किया, उसको बॉन्ड होल्डर कहा जाता है। वो कभी भी किसी भी वक्त चाहे तो इस बॉन्ड को किसी और इन्वेस्टर को सेल कर सकता है, तो ये ट्रांसफरेबल है। Most bonds call for semi-annual interest payments to the bond holders with interest computed at a specific contract rate throughout the life of the bond. जितने भी टाइम पीरियड होता है एक बॉन्ड का, जितने भी मेच्योरिटी पीरियड होती है 30 साल या 40 साल, उस सब में इंटरेस्ट ज़रूर इन्वॉल्व होता है। यानी अगर आपने बॉन्ड पेबल इशू किए हैं कंपनी ने, आप पैसे ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, बदले में बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो उस पर इंटरेस्ट ज़रूर होगा, अदरवाइज़ कोई भी आपको ऐसे लोन नहीं देगा। और सेमी एनुअल इंटरेस्ट नॉर्मली होता है, इसका मतलब है कि सेमी एनुअली मतलब 6 महीने के बाद, साल में 2 बार, यानी कि इंटरेस्ट नॉर्मली बॉन्ड्स पे दिया जाता है। और एक स्पेसिफाइड रेट होता है इंटरेस्ट का। द इंटरेस्ट ऑन अ बॉन्ड इज पेड इन रेगुलर इंटरवल्स विच आर कॉल्ड कूपन्स। इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है रेगुलर इंटरवल्स, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होता है। अगर सेमी एनुअल है यानी 6 महीने के बाद देना है तो लाजमी 6 महीने के बाद आपने उसको देना है, तो इनको कूपन्स कहा जाता है टाइम पीरियड को। दस इन्वेस्टर्स ऑफन डिस्क्राइब बॉन्ड्स एज फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट। तो बॉन्ड्स को इन्वेस्टर जो है वो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टर वो लोग जो खरीद रहे होते हैं इन बॉन्ड्स को कंपनीज से, तो वो इसको फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्योंकि इसमें फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, तो जो कंपनी ने डिसाइड कर दी है पहले से उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, तो ये इन्वेस्टर के लिए फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करते हैं बॉन्ड। Let's say you have bought a bond of rupees 10,000 for 5 years, maturity period 5 years है, 10,000 रुपीज़ का बॉन्ड है, इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर 10% है। एंड ऑफ एवरी मंथ यू विल रिसीव अ कूपन ऑफ रुपीज़ 1,000। एट द एंड ऑफ पीरियड यू विल गेट योर रुपीज़ 10,000 बैक। 5 सालों के बाद आपको ये 10,000 वापस मिल जाएंगे। उसके अलावा 5 सालों के दौरान अगर हर मंथ कंपनी ने डिसाइड किया 10% इंटरेस्ट है, तो हर महीने आपको इस 10,000 का 10% यानी कि 1,000 रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। A bond sometimes can be used as a regular source of income for retired persons. अक्सर रिटायर्ड लोग जो होते हैं वो अपने जो इनकम होती है, जो पेंशन होती है, उससे ये बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, क्योंकि ये एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम है कि हर महीने या हर 6 महीने बाद उनको घर बैठे एक अच्छी अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल जाती है, और मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद जिस अमाउंट में ये ख़रीदा होता है वही ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस मिल जाती है। दूसरी चीज़ है डिबेंचर, बॉन्ड की ही तरह है। अ डिबेंचर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डेट फंड। डेट फंड वही बात हो रही है, पेबल्स, ठीक है, विच इज़ जनरली अनसिक्योर्ड इन नेचर।
बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं क्योंकि बॉन्ड के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो अनसिक्योर होते हैं, है बॉन्ड की तरह ही लेकिन अनसिक्योर्ड है। डिबेंचर्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी ऑफ एसेट्स ऑफ इशूअर, हैंस डिपेंड्स ओनली ऑन द फेथ फैक्टर्स ऑफ द इन्वेस्टर ऑन द इशूअर। तो जो बॉन्ड्स होते हैं उसको इशू करते वक्त कोई ना कोई सिक्योरिटी ज़रूर रखी जाती है, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो सिर्फ फेथ की बेसिस पे, ट्रस्ट की बेसिस पे इशू होते हैं कि जो कंपनी इशू कर रही है वो इंटरेस्ट आपको पे करेगी, ये सिर्फ आप ट्रस्ट की बेसिस पे कह सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई सिक्योरिटी श्योरिटी नहीं है इन्वेस्टर के पास। डिबेंचर्स आर इशूड बाय द इशूअर फॉर एनी स्पेसिफिक नीड सच एज अपकमिंग एक्सपेंसेस और टू पे फॉर एक्सपेंशंस। तो अगर कंपनी को कोई एक्सपेंड करना है, ख़ुद को खर्चे अपने पूरे करने हैं, तो उसके लिए कंपनी जो को पैसों की ज़रूरत होती है उसके लिए कंपनी डिबेंचर इशू करती है। बॉन्ड और डिबेंचर्स के कुछ मेन डिफरेंसेस। बॉन्ड्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग एडिशनल फंड फ्रॉम द पब्लिक। बॉन्ड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनीज इशू कर सकती हैं और पर्पस फंड रेजिंग होता है। डिबेंचर्स को इशू प्राइवेट या पब्लिक कंपनीज करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती, और पर्पस इनका भी ये होता है कि कैपिटल जनरेट करना होता है। दूसरा डिफरेंस, बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय एसेट ऑफ इशूअर वेयरएज डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी ऑफ द फिजिकल एसेट और कोलेटरल। कोलेटरल सिक्योरिटी को कहते हैं। तो जो बात अभी हमने की कि बॉन्ड्स सिक्योर होते हैं, डिबेंचर्स अनसिक्योर होते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड एंड परचेज्ड ओनली ऑन द क्रेडिट वर्थीनेस एंड रेपुटेशन ऑफ इशूइंग पार्टी। तो जब ये अनसिक्योर होते हैं तो फिर क्यों लोग इनको खरीदते हैं? जो कंपनी इनको इशू कर रही होती है उनकी रेपुटेशन की बेसिस पे, गुडविल की बेसिस पे इनको ख़रीदा जाता है। क्रेडिट वर्थीनेस का मतलब उनकी क्रेडिट की जो हिस्ट्री होती है वो चेक किया जाता है कि इन्होंने पहले अपने उधार दिए हुए यानी, तो उस बेस पे लोग इनके साथ डिबेंचर्स परचेज कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ बॉन्ड इज़ जनरली लोअर देन डिबेंचर। बॉन्ड में इंटरेस्ट रेट डिबेंचर के मुकाबले में कम होता है। उसकी वजह ये है कि बॉन्ड क्योंकि सेव होता है, सिक्योर होता है, इसलिए उसमें इंटरेस्ट रेट कम है। तो फिर लोग डिबेंचर क्यों ख़रीदते हैं? डिबेंचर क्योंकि अनसेफ है, सिक्योर्ड नहीं है, उसमें कोई सिक्योरिटी बैक्ड बाय सिक्योरिटी नहीं है, तो फिर क्यों लोग ख़रीदते हैं? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, तो रिस्क ज़्यादा है लेकिन इसमें फ़ायदा भी ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसलिए लोग डिबेंचर्स ख़रीदना पसंद करते हैं। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द बॉन्ड होल्डर्स आर ऑलवेज गिवन प्रेफरेंस। अब जब कंपनी की लिक्विडेशन की टाइम आते हैं, वाइंड अप हो रही होती है, तो उस वक्त प्रेफरेंस बॉन्ड होल्डर को दी जाती है क्योंकि वो बैक्ड बाय सिक्योरिटी होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिबेंचर होल्डर्स। अकाउंटिंग फॉर बॉन्ड्स पेबल, इसकी अकाउंटिंग किस तरह होती है? इवेंट्स बॉन्ड इशू के क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होती हैं बॉन्ड की लाइफ में। सबसे पहले इशूएंस ऑफ बॉन्ड, पहले बॉन्ड इशू होते हैं उसकी एंट्री होती है, फिर उसकी सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, सेमी एनुअल यहाँ पे लिखा है क्योंकि नॉर्मली सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे होता है 6 महीने बाद, लेकिन मंथली हो तो मंथली इंटरेस्ट पेमेंट रिकॉर्ड होती है। अक्रूवल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तीसरी चीज़ ये होती है, एक तो हर 6 महीने बाद जो भी टाइम पीरियड है उसमें आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। उसके अलावा जब कंपनी के क्लोजिंग का टाइम होता है, अक्सर कंपनीज हमने बात की थी कि सालाना, साल के आखिर में December 31 को क्लोजिंग करती है, तो उस वक्त कंपनी ने जो एडजस्टिंग एंट्री करनी होती है जहाँ पे उसने रिकॉर्ड करना होता है कि इस साल में December 31 तक कितना इंटरेस्ट बनता है कंपनी का जो पेबल है, अब तक पे नहीं किया। और रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड एट मेच्योरिटी, जो टाइम पीरियड है बॉन्ड का 30 साल, 40 साल, 10 साल जो भी है, जब वो पूरा हो जाता है उस वक्त बॉन्ड को जब रिटायर करना होता है, यानी कि बॉन्ड वापस लेकर और पैसे लोगों के वापस दे दिए जाएं, तो ये एंट्रीज होती हैं बॉन्ड की। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल देखते हैं उसके बाद जो है इसका प्रॉब्लम करेंगे। ऑन मार्च 1, 2001 मिल्स कॉरपोरेशन इशूज़ $1 million ऑफ 12% 20-year बॉन्ड पेबल। मार्च 1 को कंपनी ने इशू किए हैं $1 million के बॉन्ड्स, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका, मेच्योरिटी पीरियड उसका 20 ईयर है। इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ऑन दीज बॉन्ड्स फ्रॉम मार्च 1। तो मार्च 1 को इशू किए, जो इशू डेट है यानी जो डेट उसके ऊपर लिखी है बॉन्ड के ऊपर मार्च 1 है, तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड यानी इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होना शुरू हो रहा है वो मार्च 1 से ही होगा। इंटरेस्ट इज पेबल सेमी एनुअली ईच September 1 एंड मार्च 1। अब इंटरेस्ट जो है सेमी एनुअली यानी साल में 2 बार पे किया जाता है, उसकी डेट क्या क्या फिक्स है? September 1 को और मार्च 1 को। हर September 1 और हर मार्च 1 को इंटरेस्ट कंपनी ने पे करना है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहली एंट्री, इफ़ ऑल ऑफ द बॉन्ड्स आर सोल्ड एट पार, यानी पार यानी फेस वैल्यू, बॉन्ड के लिए पार की जगह फेस वैल्यू का वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर सारे बॉन्ड्स को फेस वैल्यू पे या पार पे इशू कर दिया गया, इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स ऑन मार्च 1 विल बी रिकॉर्डेड बाय फॉलोइंग एंट्री। तो मार्च 1 को ये बॉन्ड इशू किए थे, उसकी एंट्री क्या बनेगी? अब क्योंकि बॉन्ड इशू करती है कंपनी, ये एक लाइबिलिटी है और बदले में कैश मिलता है, तो कैश कंपनी का डेबिट हो जाएगा और बॉन्ड पेबल क्रेडिट हो जाएंगे। अमाउंट क्या आएगी? जो उसकी फेस वैल्यू है, कितनी है? 1 मिलियन, तो 1 मिलियन इसकी अमाउंट आ गई।
इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे, इसलिए हमने इंटरेस्ट नहीं निकाला, हमने सिर्फ और सिर्फ लिखा है कि हमने इतने डॉलर के बॉन्ड पेबल इशू करके इतना कैश हमने ले लिया है। एक्सप्लेनेशन, इशूड 12% 20-year बॉन्ड पेबल एट अ प्राइस ऑफ $100। नेक्स्ट एंट्री, एवरी सितंबर 1 को मिल्स कॉरपोरेशन मस्ट पे 60,000 टू द बॉन्ड होल्डर। सितंबर 1 को हमने यहाँ पे बात की थी कि सेमी एनुअली इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है सितंबर 1 और मार्च 1 को। सेकंड एंट्री होगी सितंबर 1 को, जब इस इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री कंपनी करेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमाउंट उसकी 60,000 बनती है। कैसे बनेगी 60,000? 1 मिलियन बॉन्ड की फेस वैल्यू थी, 12% इंटरेस्ट रेट था। दूसरा, तीन चीज़ें इसमें आती हैं। पहला ये कि फेस वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, दूसरा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि मार्च 1 को हमने इसको लिया था और सितंबर 1 को हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करें। मार्च 1 से सितंबर 1 तक आप काउंट करें कितने मंथ्स बनते हैं। मार्च 1 से मार्च का पूरा मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर का नहीं बनेगा क्योंकि सितंबर 1 है, तो अगस्त 31 तक ये बन गए 6 मंथ्स। तो 6 मंथ सेमी एनुअली ही कहलाता है। तो 6 महीने का इंटरेस्ट जो कंपनी ने देना है उसके लिए कंपनी इसको 6/12 या 1/2 आप कह लें, इस पर डिवाइड कर देगी। तो कंपनी की जो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट बनती है 6 महीने की, वो 60,000 बनती है। इंटरेस्ट क्योंकि कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि ये कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, इसके लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है और कैश में पेमेंट कर रही है, तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस इसको नाम दिया जाएगा। दूसरे इंटरेस्ट से चेंज करने के लिए इसके साथ बॉन्ड का लफ्ज़ लगाना ज़रूरी है। कैश क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। एक्सप्लेनेशन, टू रिकॉर्ड सेमी एनुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड या बॉन्ड इंटरेस्ट। दोबारा से देख लें, 1/2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हाफ है सेमी एनुअली यानी कि 6 महीने बाद, तो उसको हाफ ही कहते हैं। या फिर 6/12, 6 मंथ्स ओवर 12, टोटल 12 में से 6 मंथ्स, तो वो भी इतना ही आएगा, 60,000 बनता है। तो पहली एंट्री हुई बॉन्ड की इशुएंस की, दूसरी एंट्री हुई इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की, तीसरी एंट्री होगी, हमने बात की थी 4 एंट्रीज होती हैं, तीसरी क्या है, दिसंबर 31 को कॉरपोरेशन क्योंकि एडजस्टिंग एंट्रीज करती है, तो यहाँ पे लिखा है कि दिसंबर 31 को एडजस्टिंग एंट्री करें, रिकॉर्ड करें कि अब तक कितना इंटरेस्ट जो है वो अक्रूड है। अक्रूड का मतलब पेबल है, कितना जमा हो गया है। पिछले हमने इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया था किस डेट को, सितंबर 1 को। अभी हम कह रहे हैं दिसंबर 31 को, तो हमने सितंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। सितंबर 1 से लेके सितंबर का पूरा मंथ, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अब हमने 4 मंथ्स का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना है जो अभी तक पे नहीं किया बल्कि पेबल है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस, और बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी क्योंकि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि 4 महीनों का कितना इंटरेस्ट बनता है जो हमने देना है। तो वही फेस वैल्यू 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई बाय 4/12, 12 में से 4 मंथ्स का, ये बनते $40,000, ये हमने लिख लिया। एक्सप्लेनेशन, टू अक्रू बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल फॉर 4 मंथ्स, 4 महीनों का सितंबर से दिसंबर तक हमने इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी रिकॉर्ड की। यहाँ पे फार्मूला लिखा है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, प्रिंसिपल यानी फेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। उसके बाद 2 महीने के बाद मार्च 1 को सेमी एनुअल, ये मिस्टेक है, इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पेमेंट इज़ मेड टू बॉन्ड होल्डर, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बात की थी कि सितंबर 1 और मार्च 1 को 2 दफ़ा इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो अब मार्च 1 आ गया है, अब मार्च 1 को दोबारा दूसरी सेमी एनुअल हाफ ईयरली पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। दिस रिप्रेजेंट्स पेमेंट ऑफ 4 मंथ्स एक्रूड इंटरेस्ट एट दिसंबर 31 एंड 2 मंथ्स इंटरेस्ट एक्रूड सिंस ईयर एंड। इस बात को समझने के लिए हम ये पिछली एंट्री देखते हैं। हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे सितंबर 1 में हमने रिकॉर्ड किया था किस डेट तक का इंटरेस्ट, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया था सितंबर 1 तक। तो सितंबर 1 से लेकर मार्च 1 तक बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट वो अभी हमने पे करना है, लेकिन उसमें से 4 महीने का हमने एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड किया था। तो पहले तो हम इस लाइबिलिटी को कम करेंगे कि जो 40,000 बन रहा था दिसंबर 31 तक, ये हमने पे कर दिया, उसके लिए ये लाइबिलिटी कम हो जाएगी, 40,000 से डेबिट हो जाएगी। दूसरा जो इंटरेस्ट बन रहा था 4 महीने ये और बाकी 2 महीने, टोटल 6 महीने का होता है, बाकी 2 महीने का इंटरेस्ट वो हमने डेबिट करना है और कैश हमने टोटल पेमेंट क्रेडिट करनी है। ये $20,000 किस तरीके से आएगा, जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2 महीने का, ठीक है, तो 2/12, यहाँ पे 4/12 था, 2/12 करेंगे तो 20,000 बन जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो 60,000 बन जाएगा, जो कि 6 महीने का बनता है। जो कि यहाँ सितंबर 1 को भी 60,000 ही था 6 महीने का, यहाँ भी ये फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमने एज अ लाइबिलिटी 4 महीनों का 31 दिसंबर को रिकॉर्ड किया था। तो पहले उस लाइबिलिटी को हमने डेबिट करना है, कम करना है कि 4 महीनों का ये और बाकी 2 महीनों का इंटरेस्ट जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था वो भी ये सारा पे कर दिया 6 महीने का इकट्ठा।
to record semi-annual interest payment to bondholder and to recognize 2 month interest accrued since year end. December 31st से March 1 तक जो पेबल रिकॉर्ड किया था वो भी पे कर दिया और जो बाकी 2 महीनों का बन रहा था वो भी पे कर दिया. लास्ट एंट्री व्हेन बॉन्ड्स मेच्योर आफ्टर 20 ईयर्स ऑन March 1, 2021. मेच्योरिटी डेट इसकी बनती है March 1, 2021 को ये बॉन्ड मेच्योर हो जाएंगे, 20 साल पूरे हो जाएंगे, तो 2 एंट्रीज करनी होंगी हमने, ताकि हम ये रिकॉर्ड करें कि सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट उस डेट तक, क्योंकि March 1 को इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना होगा. दूसरा, बॉन्ड की रिटायरमेंट में इंटरेस्ट की एंट्री हम देख चुके हैं. रिटायरमेंट की एंट्री क्या होगी? पहले हमने एंट्री क्या की थी, कैश लिया था, बॉन्ड पेबल को दिया था, तो कैश डेबिट और बॉन्ड पेबल क्रेडिट. अब वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बॉन्ड पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट. यानी जो लाइबिलिटी है, लोगों के जो पैसे हमने लिए थे वो वापस कर दिए और बॉन्ड पेबल उनसे वापस ले लिए. पेड फेस अमाउंट ऑफ बॉन्ड एट मेच्योरिटी.